जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का VVIQ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका हम लोग मॉक टेस्ट 27 आज करने वाले हैं। जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। और जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव 6 घंटे में धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव को वापस लगने वाला आवश्यक समय ज्ञात करिए। वापस आने में लगने वाला आवश्यक समय ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा। चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटा। देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को पता है कि अगर समय दिया रहता है और यहाँ दिया हुआ है दूरी, समय दिया है और दूरी दिया है। समय कितना दिया है? 6 घंटा समय दिया है और दूरी कितना दिया है? 60 किलोमीटर दूरी दिया है। तो आप लोग यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कितना होगा? स्पीड होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। 60 बटा में 6 का मतलब हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे स्पीड आ गया। और स्पीड यहाँ पे किसका आया है दोस्तों? यहाँ पे स्पीड धारा की दिशा में हम लोग निकाले हैं। यहाँ पे स्पीड धारा की दिशा में हम लोग निकाले हैं। स्पीड धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब दोस्तों आप लोग को ये भी एक बात पता है कि अगर हम लोग धारा की गति की बात करें, अगर हम लोग धारा की गति अगर यहाँ पे निकालना चाहें, धारा की गति क्या होगा? अगर टोटल दिया है धारा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कितना आया हुआ है धारा की दिशा में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आ गया क्या? धारा की गति। और उसके बाद में आप लोगों को दिया है 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से 60 किलोमीटर करता है तो कितना टोटल जो हमारा अभीष्ट जो चाल होगा वो होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम लोग को नाव को वापस आने में लगने वाला समय बताना है। तो समय आपको लोगों को 60/6 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 10 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। 10 घंटा जो कि ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है 10 घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तक क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन दिया है विक्रम साराभाई, SK मिश्रा, CV रमन और होमी भाभा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1947 ईस्वी में, कब? 1947 ईस्वी में विक्रम साराभाई द्वारा अहमदाबाद में, कहाँ पे? अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। और यह जो प्रयोगशाला है यह भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक के संबंध में इसमें जितने भी अनुसंधान होते हैं सारे अनुसंधान इसमें किए जाते हैं। और दोस्तों यह जो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थान है। तो आप लोगों को बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें तो इसमें विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है विक्रम साराभाई, 1947 में अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जिलिशियस को BFK के TVF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HEARTEN हर्टेन को कैसे लिखा जाए? रीजनिंग से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसका ऑप्शन दिया है UFQ, UFOQIB, QFUQBFI, BFIQOFU और BFIQUFO।
आइए देखते हैं कैसे इसको बनाया गया है, इसका लॉजिक कैसे है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं कि जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ देना है। आइए इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। JEA एक पार्ट हो गया, उसके बाद में दोस्तों L यहाँ पे एक अलग पार्ट हो गया और OUS इसमें अलग पार्ट हो गया। दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अगर पार्ट में तोड़ के बनाइएगा तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है BFK लिखा जाता है, 3 नंबर वाला BFK लिखा जाता है। तो BFK इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से A से B है, ठीक है, यहाँ से A से B है और E से क्या है, E से F है और J से K किया गया है। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये वाला जो A है इससे हम लोग B किए हैं और J से K किए हैं और E से F किए हैं +1 करके। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे K से अगर इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, L आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं S से क्या किया गया है, S से किया गया है T जो कि यहाँ पे है, T O से किया गया है, O से क्या किया गया है P जो कि यहाँ पे है और U से क्या किया गया है V, TVP TVP। उसी तरह से दिया है हर्टेन को क्या लिख सकते हैं, हर्टेन को क्या लिख सकते हैं, तो हर्टेन को आइए देखते हैं हर्टेन को क्या लिखते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, कमेंट में एक बार मुझे बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपना जो स्कोर है 25 आउट ऑफ कितना आया, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा जरूर कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाया जाए। ये हो गया, A को हम लोग क्या लिखेंगे B, H को क्या लिखेंगे I, E को क्या लिखेंगे, E को लिखेंगे F। +1 करते हैं दोस्तों, +1 किया गया है। यहाँ पे -1 किया गया है तो R से अगर हम लोग -1 करते हैं तो क्या आता है, Q आता है, BFIQ। उसी तरह से N से क्या होगा, O होगा, T से क्या होगा, U होगा और E से क्या होगा, F होगा, OFU। आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। ऑप्शन में हम लोग का यहाँ पे ध्यान से देखना है, BFIQ ऑप्शन नंबर जो 3rd है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन। 2007 में दोस्तों CBDT क्या है, CBDT जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बोला जाता है, CBDT के साथ में 1963 एक अधिनियम होता है, 1963 एक अधिनियम होता है। उस अधिनियम के तहत टोटल 9 इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जो ऑप्शन नंबर 1st है सही हो जाएगा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष सुशील चंद्र हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। सिस्को ने किसे भारत और सार्क देशों में संचालन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2007 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का 2007 का क्वेश्चन है, तो हम लोग 2007 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिस्को ने किसे भारत और सार्क देशों में संचालन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो सिस्को द्वारा समीर गार्डे को, किसको, समीर गार्डे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 समीर गार्डे को भारत और सार्क देशों में संचालन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और समीर गार्डे कहाँ के रहने वाले हैं, तो समीर गार्डे जो हैं फिलिप्स के रहने वाले हैं और फिलिप्स में पहले ये हेल्थ केयर के पूर्व अधिकारी के रूप में वहाँ पे तैनात थे। दिनेश मलकानी के स्थान पर नियुक्त किया गया है इन्हें, ध्यान दीजिएगा किसके स्थान पर, क्वेश्चन पूछ देता है किसके स्थान पर, तो दिनेश मलकानी के स्थान पर, दिनेश मलकानी के स्थान पर इसे नियुक्त किया गया है। और सिस्को क्या है दोस्तों, सिस्को एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित नेटवर्क का जो हार्डवेयर कंपनी है, एक हार्डवेयर कंपनी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित एक हार्डवेयर कंपनी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल 16,464 दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 16,464 दिया है और लसा उनका 1176 दिया है, तो मसा क्या होगा। जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, मसा ज्ञात करना। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं, 56, 84, 14 और 28। तो दोस्तों जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और लसा दिया रहेगा और मसा ज्ञात करना है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जो गुणनफल है उसमें लसा से डिवाइड कर देंगे तो आपका मसा निकल जाएगा। गुणनफल में किससे डिवाइड करेंगे, लसा से। गुणनफल कितना है, 16,464 है और इसमें हम लोग लसा से डिवाइड करेंगे, लघुत्तम समापवर्त 1176 दिया है। इसको जब काट देते हैं 14 बार में कट जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा। इसका 3rd नंबर ऑप्शन 14 राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। किसे वर्ष 2017 में प्रेम नज़ीर पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2017 में प्रेम नज़ीर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया है गायिका अल याग्निक, गायिका आशा भोसले, अभिनेत्री शारदा या लता मंगेशकर। आप लोग बताइए जल्दी से किसे दिया गया है 2017 में प्रेम नज़ीर पुरस्कार? तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अभिनेत्री शारदा को, 3rd नंबर ऑप्शन, अभिनेत्री शारदा को 2017 में प्रेम नज़ीर पुरस्कार दिया गया है। और 1968 ईस्वी में एक फिल्म बनाया गया था। कौन सा फिल्म था? त्रासदी के ऊपर एक फिल्म बना था। त्रासदी के ऊपर फिल्म बना था जिसका नाम था थूला भाराम। क्या था? थूला भाराम। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। थूला भाराम में इन्होंने काफ़ी अच्छी रोल की थी, अभिनेत्री थी, और उनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना केरल में किया गया था, जो कि सदाबहार अभिनेत्री प्रेम नज़ीर की याद में दिया जाता है। किसके? प्रेम नज़ीर के याद में केरल में दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या दिया जाता है पुरस्कार स्वरूप, इसमें क्या क्या मिलता है? तो 75,000 रुपये नगद मिलता है, एक प्रतिमा दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी जब पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें प्रशस्ति पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। अंडर रूट 0.4 का मान क्या होगा? वैल्यू बताना है आप लोग को अंडर रूट 0.4 का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 0.4 बच्चों वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 0.4। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अंडर रूट 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 4/10 लिख सकता हूँ। आप लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद में जब इसको हम लोग, मैं 4 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और 10 का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है? 3.13 पॉइंट में होता है 10 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो 0.6389 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.6389 जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फन को HWP के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TCFKQ किसका कोड होगा? ऑप्शन दिया है रोमन का, रियलर का, राइडर का या फिर रेडियो का। देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिए, A से लेकर Z तक आप लोगों को एकदम समझिए कि टिप्स पर याद होना चाहिए। A कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। B कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। C कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर। ऐसे ही आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए इसके लिए प्रॉपर वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको मैं अपलोड करूंगा। बिल्कुल एक कहानी सुना दूंगा जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फन को HWP लिखा गया है, FUN। फन को क्या लिखा गया है? HWP लिखा गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे F के बाद में क्या आया है? F के बाद में आया है आपका H, यानी कि 2 प्लस किया गया है। F के बाद में अगर हम लोग 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? H आएगा। उसी तरह से U पे 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? W आएगा। और N पे 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? P आएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, 2 प्लस किया गया है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में TCFKQ को क्या लिखा जाएगा? TCFKQ को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, T को हम लोग अगर R से प्लस 2 करते हैं तो यहाँ पे R से प्लस 2 करते हैं तो क्या आता है? T आता है। उसी तरह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग A से प्लस 2 करते हैं तो क्या आता है? C आता है। और D से प्लस 2 करते हैं F आएगा। I से प्लस 2 करेंगे तो K आएगा। और O से प्लस 2 करेंगे तो Q आएगा। रेडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों,
1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद नामक फ़ौज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। एक डेट दोस्तों याद रखिएगा, 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943 इस डेट को क्या हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने थे 4 जुलाई 1943 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? जब युद्ध हुआ था शेर खान और हुमायूं के बीच में, तो 1539 और 40 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? ऑप्शन दिया है बेरार तथा चित्तौड़, आगरा तथा दिल्ली, मालवा तथा गोंडवाना, चौसा तथा कन्नौज। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, शेर खान हुमायूं को बिहार में बक्सर के निकट कर्मनासा नदी है, उसके किनारे दोस्तों, कर्मनासा नदी के किनारे चौसा नामक एक स्थान है। चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में पराजित किया था। और चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद में हुमायूं क्या करता है? कालपी होता है और आगरा पहुंचता है। आगरा पहुंचने के बाद में 1540 ईस्वी में कन्नौज, जो कि बिलग्राम में स्थित है, कहाँ पे है? बिलग्राम में है कन्नौज। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में पुनः पराजित किया था। और चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बना था तथा सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतना तक क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसमें मैं बताते चलूँगा, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक एक क्वेश्चन में लगभग आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 25 है, लेकिन एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 25 गुणे 4 यानी कि 100 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर कर रखे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य अवस्था में एक टैंक का 1/4 भाग भरने में एक नल द्वारा 1 घंटे का समय लगता है। एक छिद्र 1 घंटे में टैंक का 1/8 भाग खाली कर देता है, तो बताएं उस टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ऑप्शन दिया है 2 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा, 6 घंटा और 4 घंटा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे बनाया जाए। 1 घंटा में पाइप द्वारा टैंक का कितना भाग भरा जा रहा है? 1/4 भाग भरा जा रहा है। और छिद्र होने की वजह से कितना भाग खाली हो जा रहा है? 1/4 भाग खाली हो जा रहा है। 1/8 भाग खाली हो जा रहा है। छिद्र होने की वजह से 1/8 भाग खाली हो जा रहा है। तो दोस्तों एक साथ खुला अगर रहे तो टोटल कितना टैंक भर पाएगा? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 इकाई 8, यानी कि 1/8 भाग अगर दोनों को खोल दिया जाए तो टोटल टैंक भरता है। और टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? टोटल 1 घंटे में टैंक 1/8 खाली करता है। तो समय पूछा है, तो यहाँ पे जो समय होगा कितना होगा? समय होगा 1/1/8, यानी कि इसको जब हम लोग ऊपर ये ऊपर जाएगा 8/1, 1 से काट देते हैं, 8 घंटा टोटल समय लगेगा पूरे टैंक को भरने में। इसका 8 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। यदि कम को इमोक के रूप में कोड किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ट्रेन को किस रूप में कोडिंग किया जाएगा? यदि कम को इमोक के रूप में कोड किया जाए तो ट्रेन को किस रूप में कोड किया जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या? कम को क्या लिखा गया है? EMOC लिखा गया है। इसका सिंपल मतलब ये है दोस्तों, इसको लाया गया है यहाँ पे और ये ई जो है इसको लाया गया है यहाँ पे और इसको तिरछी इसमें गुणा किया गया है। उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे सिंपल इजी क्वेश्चन है, ट्रेन का पूछा है, TRAIN, ट्रेन का पूछा है, तो इसको ला देंगे एन को यहाँ पे और टी को ला देंगे यहाँ पे। टी को क्या ला देंगे? यहाँ पे एन हो गया और टी हो गया। उसके बाद में दोस्तों आई और आर, यहाँ पे क्या होगा? आई और यहाँ पर आर होगा और ए ज्यों का त्यों रहेगा, NIART।
NIART देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अन्य से मेल नहीं खाता है? विषम बताना है। निम्नलिखित में से क्या अन्य से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन दिया है बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल और शतरंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शतरंज। शतरंज ऑप्शन क्यों सही है दोस्तों? क्योंकि बेसबॉल, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों जो हैं इसको खेलने के लिए बॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बॉल यानी कि गेंद का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शतरंज को खेलने के लिए गेंद का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। दूध एवं पानी के एक मिश्रण में जल की मात्रा 40% है। 45 लीटर और दूध मिलाने पर दूध की मात्रा मिश्रण में 78% हो जाएगी। मिश्रण की कुल मात्रा बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ये आप लोग घर से ये बनाकर घर से लाइएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में इसका आंसर आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन। इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? ऑप्शन दिया है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसे एस्किमो कहते हैं। जिसे एस्किमो रहते हैं। काला हांडी खानबदोशी द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजी क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कि कठोर बर्फ की सिल्ली से बना होता है। और इग्लू दोस्तों कैसा होता है? सेमी स्फीयर होता है, अर्धगोलाकार होता है। ऐसे होता है इग्लू, ऐसे बना रहता है और बर्फ़ द्वारा बनाया जाता है, जिसे टुंड्रा प्रदेश में ये सब ज़्यादा अधिकांश देखने को मिलता है। और एस्किमो एक प्रजाति होती है। एस्किमो क्या होता है? एक प्रजाति होती है। इनके द्वारा ये घर बनाकर वहाँ पे रहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ए जैसे मैकुलन से संबंधित है, उसी प्रकार विटामिन डी किससे संबंधित है? विटामिन ए जैसे मैकुलन से संबंधित है, उसी प्रकार विटामिन डी किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है हॉकिंस, फंक, मैकुलन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हॉपकिंस। हॉपकिंस इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे विटामिन ए का जो आविष्कारक है मैकुलन है, तो विटामिन डी का आविष्कारक आप सभी को पता है, हॉपकिंस विटामिन डी के आविष्कारक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या का योग 13 है। 2 अंकों की संख्या का योग 13 है। जब संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक उलट पलट जाते हैं, तो वास्तविक संख्या क्या है? रियल अंक आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया है 49, 31, 94 और 85। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग ऑप्शनल ही सही तरीके से बना सकते हैं। बाय ऑप्शन ही इसमें कम समय लगेगा। ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या का योग बोल रहा है 13। यहाँ पे 2 अंकों की संख्या दिया गया है 9 और 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। 9 4 को जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ने पे क्या होता है? जोड़ने पे 13 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग सही मान सकते हैं। अभी सही नहीं है, मान सकते हैं। जब संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो संख्या का है 49 और 49 में 45 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो देखते हैं इसको कि क्या जोड़ने पे संख्या के अंक पलट जाते हैं। 9 5 14, 4 4 8 1 9, 94। ये संख्या था 49 और जब जोड़ते हैं तो आता है 94, यानी कि यहाँ पे तो संख्या के अंक पलट जा रहे हैं। और 94 49 का उल्टा है, तो 49 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़े जाने के कारण होती है। हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़े जाने के कारण होती है। ऑप्शन दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अम्ल वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। अम्ल वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है और इसका कारण यह है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में वायु प्रदूषण के कारण पहले से जो उपस्थित होता है, क्या उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ जब क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और गंधक बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आप लोग को हिस्ट्री में मैं बता चुका हूँ किस काल में किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगर आप लोग मेरे हिस्ट्री वाले वीडियो को देखे हैं तो इसका आंसर आप लोग 1 सेकेंड में, विदिन सेकेंड इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक किए हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या है? 3rd नंबर ऑप्शन, पूरा पाषाण काल। पत्थर के औजार सबसे पहले प्रयोग किए गए थे और पाषाण युग इतिहास का दोस्तों वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर ज़्यादा आश्रित था और उस समय लगभग 25 साल से 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण काल को। 25 लाख साल से 12,000 साल पूर्व तक इसे माना जाता है। और भारत में पूरा पाषाण काल मनुष्य के जीवन के अवशेष कहीं नहीं मिले हैं, ये सब किताबों में मिले हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाला कालीकट के सूती कपड़ा यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगाली द्वारा जो कालीकट से सूती कपड़ा ले जाया जाता था यूरोप में, वो यूरोप में क्या कहलाता था? तो यूरोप में क्या कहलाता था? यूरोप में उसे कैलिको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैलिको। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन दिया है सामान्य और असामान्य संरचनाओं सभी की पहचान करता है, कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, 3D क्रॉस सेक्शन भी उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर है स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीटी स्कैन के बारे में टोटल 2 विकल्प दोस्तों दिया गया है। टोटल 2 विकल्प, इसमें से ये जो स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता है। सीटी स्कैन इसे कंप्यूटर असिस्टेंट टोमोग्राफी भी कहते हैं, जो कि एक्सरे का एक टेक्निक है। क्या है? एक्सरे का एक टेक्निक है जो कि सर में लगी घातक चोट हो गया या फिर जैसे हड्डी टूट जाता है या फिर कोई भी अगर अंदरूनी चोट होता है शरीर में, तो उसके लिए आप लोग को सीटी स्कैन करवाना होता है और सीटी स्कैन से आसानी से पता चल जाता है। और इससे जो किरण निकलती है एक्सरे किरण, वह मनुष्य के लिए खतरनाक होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों फ़ायदेमंद भी होती है। और इसकी जो एक्स किरण है आप लोग को बता दूँ, आप लोग इससे सतर्क रहिएगा, इससे कैंसर रोग का खतरा भी होता है। इतना तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं और अनिल मेरे बेटे की इकलौती भांजी का पिता है। आदित्य बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं और अनिल मेरे बेटे की इकलौते भांजी का पिता है। अनिल का आदित्य से क्या संबंध है? अनिल का आदित्य से क्या संबंध है? आइए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अनिल क्या बोलता है, आदित्य क्या बोलता है? आदित्य बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं आदित्य, यहाँ पे क्या लिख दिया? आदित्य। और आदित्य के 2 बच्चे, पहला बच्चा ये और पहला बच्चा इसको मान लेते हैं और दूसरा बच्चा इसको मान लेते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया है अनिल मेरे बेटे की इकलौते भांजी का पिता है। अनिल मेरे बेटे की इकलौते भांजी का पिता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अनिल हो गया, बेटा ये है तो बेटे की पिता है अनिल। कौन है? अनिल। भांजी का पिता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकलौते बेटे का पिता है। आदित्य के बेटे की इकलौती भांजी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अनिल और आदित्य से क्या रिश्ता है? तो ससुर का रिश्ता है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ससुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आराम से देखिएगा आप लोग, एक बार अच्छे तरीके से इसको अपने पर रिलेट करके कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसमें दिया गया है। कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप लोग को बता दूं इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मगरमच्छ
झपटा, मगरमच्छ झपटा। कहीं पर मगरमच्छ था और आप लोग वहाँ पे गए तो मगरमच्छ आप लोगों पे झपटा। तो इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा यहीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। म से हो गया मध्य प्रदेश, क से दोस्तों गुजरात, र से राजस्थान, और फिर म से आता है आपका मिजोरम, छ से आता है छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से हो गया यहाँ पे आप लोग पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, और ट से त्रिपुरा। ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। मगरमच्छ झपटा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है यह कर्क रेखा, और टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें त्रिपुरा से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सीमा 25% की हानि पर एक मोबाइल फ़ोन 1950 रुपये में बेचती है। 30% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगी? ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया है 3380, 3300, 2600 और 2535। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य कितना है। मोबाइल फ़ोन का अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, 25% की हानि पर मोबाइल फ़ोन बेच रही है 1950 में। तो 1950 में बेच रही है 25% की हानि पे, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बटा में 75। इतना तक क्लियर है। इसको जब हम लोग काटते हैं 25 × 75, 25 चौके 100 और 3 से इसको काटते हैं, 3 छक 18, 3 पाँचे 15, 650। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 0, 5 के 20 की 0, बचा कितना 2, और 6 के 24 और 2 26, 2600 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हमें पता चल गया। जब क्रय मूल्य पता चल गया तो हम लोग बता देंगे 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो 30% लाभ कमाने के लिए 2600 का 30% यहाँ पे कितना होता है? तो मैंने गोइठा धैले ओने बहरी लेके तन टांग के लिया था खाली तब गोइठा ना 2600 का 30% कितना होता है? 1 0 से 1 0 काटते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं, और 26 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, हासिल कितना बचा 1, 2 3 6 1 7 78, 780 रुपये। तो हम लोग बता सकते हैं कि इसको कितने में बेचें। 2600 की कोई वस्तु हम लोग खरीद के लाए थे और 780 रुपये इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लाभ कमाते हैं। तो इसको क्या होता है 0 8 7 6 13 के 3 2 1 3, 3380 रुपये में हम लोग इसको बेच देंगे। तो हमें 30% का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है आप लोग को बताना है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अपना स्कोर जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 25 अपॉन कितना सही किए हैं। 25 में आप लोग को कितना स्कोर मिला है, ताकि जिससे पता चल पाए कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी हो रही है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।